हमने आर्टिकल 14 पढ़ा। आर्टिकल 14 कौन सी समानता दे रहा है हमको? वैधानिक समानता। आर्टिकल 15 पढ़ा। आर्टिकल 15 के तहत हमने कौन सी समानता प्राप्त की? सामाजिक समानता। अब आज आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 16 में हम लगभग लगभग 1 2 3 4 5 और 6 क्लॉज पढ़ेंगे। और आर्टिकल 16 हमको कैसी समानता दे रहा है? आर्थिक समानता। यानी आर्टिकल 16 का संबंध किस समानता से है? आर्टिकल 16 का संबंध आर्थिक समानता से, ठीक है। इस आर्टिकल 16 के तहत हम 6 क्लॉज पढ़ेंगे और 6 क्लॉज के बाद तुम्हारा 16 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। देखो हेडिंग क्या आ रही है। आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजन में अवसर की समानता। यानी अनुच्छेद 16 के तहत हमको सरकार द्वारा अधीन, सरकार के अधीन जितने भी नियोजन होंगे या जितनी भी नियुक्तियां होंगी उसमें समान, यानी उसमें हमें अवसर की समानता मिलेगी, चाहे हम किसी भी वर्ग से संबंधित हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे इसके बावजूद भी चाहे हम फीमेल हो या दिव्यांग हो। यानी राज्य नौकरी देते समय इन सब का ध्यान नहीं रखेगा। यानी अवसर की समानता कौन दे रहा है? अनुच्छेद 16 किसको दे रहा है? ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? केवल भारत के नागरिकों से, हाँ या ना? ठीक। तो जब संविधान लागू हुआ उसके साथ साथ आर्टिकल 16 लागू हुआ और आर्टिकल 16 हमको लोक नियोजन में अवसर की समानता दे रहा है। यानी इसका यह मतलब है कि आजादी से पहले हमको लोक नियोजन में अवसर की समानता नहीं थी। जैसे क्या इनको घर से निकलने का अधिकार था? तो जब घर से निकलने का अधिकार नहीं तो नौकरी कहां से कर लोगे? क्या इनको नौकरियां मिलती थी? क्या इनको नौकरियां मिलती थी? क्या इनको नौकरियां मिलती थी? आप चाहे सिविल सर्विस ले लो। सिविल सर्विस के एग्जाम में कोई भी भारतीय तभी नियुक्त हो पाता था जब उसके लिए कुछ अलग से योग्यताएं हो। और इसके संदर्भ में अंग्रेजों की योग्यता को नजरअंदाज करते हुए, अंग्रेजों के लिए जो योग्यता थी उसको कम करते हुए इनको सेलेक्ट ले लिया जाता था, सिलेक्शन ले लिया जाता, ठीक है। इसी तरह सेना की बात करो तो सेना में जो अनुपात था वो क्या था? 1857 के विद्रोह से पहले सेना में क्या अनुपात था? 1 अंग्रेज और 5 भारतीय। उसके बाद क्या अनुपात हुआ विद्रोह के बाद? 1 अंग्रेज और 2, ये 5 जो भारतीय हैं, ये जो या जो 2 भारतीय हैं, ये भी कौन से थे? बस। यानी सेना में भी ओबीसी एससी एसटीओ को नौकरी नहीं दी जाती थी। जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत से क्या इनकी कुछ महत्वाकांक्षा नहीं होंगी? इनकी, इनकी, इसी तरह से इनकी और इनकी। देखो आजाद कब हुआ भारत? और 47 से पहले क्या भारतीयों के लिए असमानता विद्यमान थी? भारतीयों के विभिन्न वर्गों में असमानता थी कि नहीं थी? इस असमानता को खत्म करने के लिए हमने आजादी की लड़ाई लड़ी, हाँ या ना? आजादी की लड़ाई में किसने किसने भाग लिया? चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो चाहे वो एसटी हो। जब ये आजादी की लड़ाई में भाग लेंगे तो इनकी आजाद भारत से कुछ महत्वाकांक्षाएं होंगी। जैसे इनकी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं? इनके काम को गरिमामय बनाया जाए। ओबीसी एससी एसटी की क्या समानताएं हैं? कि इनको भी जनरल की तरह ट्रीट किया जाए और समानता स्थापित की जाए इनके लिए। इस वजह से आर्थिक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समानता स्थापित करने के लिए
भारतीय संविधान में किसकी बात की गई? अनुच्छेद 16 की। ठीक, अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है? प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजन और नियुक्तियों में अवसर की समानता। यह है 16 का क्लॉज 1। तो इसमें तुमने क्या देखा कि यह अनुच्छेद सिर्फ किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों को। क्या इस अनुच्छेद के लिए कोई विदेशी चैलेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी यह अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों के लिए संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 16 का 2, इसकी हेडिंग देखो, राज्य प्रत्येक नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर नियोजन में विभेद नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य मतलब अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में कितने? चाहे वो संघ की संसद हो, नहीं दिख रहा ना? अनुच्छेद 12 चाहे वो संघ की संसद हो, संघ की सरकार हो, राज्य के विधानमंडल हो, राज्य की सरकार हो, स्थानीय प्राधिकार हो या अन्य प्राधिकार हो। यानी अगर नियुक्तियों के संदर्भ में संसद कोई कानून बनाएगी तो संसद इन 7 आधारों पर किसी के साथ विभेद नहीं करेगी। ये 7 आधार आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। अनुच्छेद 15 कितने आधारों की बात कर रहा है? 5। क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। अनुच्छेद 16 कितने आधार की बात कर रहा है? 7। कौन कौन सा? पहला धर्म, दूसरा मूलवंश, तीसरा जाति, चौथा लिंग, पांचवा जन्म स्थान, छठा उद्भव और सातवां निवास स्थान। यानी लोक नियोजन में जो भी नौकरी अगर सरकार द्वारा निकाली जा रही है तो उन सारी नौकरियों में राज्य किसी भी नागरिक के साथ इन 7 आधारों पर विभेद नहीं करेगा। आगे देखो क्या लिखा है? केवल केवल 7 आधारों पर विभेद नहीं करेगा। यानी इसके अलावा विभेद कर सकता है? यानी इन 7 आधारों के अलावा राज्य विभेद कर सकता है। जैसे अगले साल कौन सा पेपर भरोगे तुम लोग? यूपीएससी। यूपीएससी ने मान लो कुछ पद निकाले, किसके लिए? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरटीएस एंड सो ऑन। इसको फॉर्म कौन फिलअप करेगा? कुछ योग्यताएं निर्धारित की है ना। जैसे यूपीएससी के फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी? 21 और अधिकतम उम्र कितनी? जनरल के 32। क्या 20 साल वाला यदि यूपीएससी का फॉर्म भरेगा तो उसकी फॉर्म की एलिजिबिलिटी को खत्म किया जा सकता है या नहीं? आधार आधार अब अगर 20 साल के व्यक्ति को फॉर्म भरने से मना किया जा रहा है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि भाई साहब अनुच्छेद 16 में हमें लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है लेकिन हमें फॉर्म भरने से मना कर दिया गया। ठीक है, जैसे आईपीएस। आईपीएस के लिए जो समतल मैदान के पुरुषों की उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 165। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। वहीं पर नागालैंड या नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए क्या हाइट होती है?
157। क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? आधार क्या है? ये आधार क्या उन 7 आधारों में से है? क्या ये विभेद धर्म के आधार पर किया गया, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास स्थान पर किया गया? किसके आधार पर किया गया? शारीरिक मानदंड। है कि नहीं? यानी राज्य केवल 7 आधारों के अलावा उनको छोड़कर किसी अन्य आधार पर विभेद कर सकता है, लेकिन वह विभेद होना कैसे चाहिए? युक्ति। वेरी गुड। वह विभेद कैसा हो? उचित हो, या तर्कसंगत हो, या तार्किक हो, या युक्ति युक्त हो। यानी राज्य लोक नियोजन में अवसर की समानता स्थापित करने के क्रम में उन 7 आधारों के अलावा किसी अन्य आधार पर विभेद कर सकता है। यानी राज्य की बाध्यता किसके ऊपर है? उन 7 आधारों पर। कि उन 7 आधारों पर, जैसे कोई है हिंदू और एक है मुस्लिम, क्या ये दोनों यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं? क्या राज्य ने धर्म के आधार पर विभेद किया? नहीं किया। आपका जन्म यूपी में हुआ, किसी का जन्म, क्या ये दोनों यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं? क्या राज्य ने निवास स्थान के आधार पर विभेद किया? नहीं किया। यानी 7 आधारों पर राज्य विभेद नहीं करेगा। ठीक है। उनके अलावा किसी अन्य आधार पर विभेद किया जा सकता है, लेकिन वह विभेद कैसा होगा? डिस्क्रिमिनेशन शुड बी रीजनेबल। इसी को हम क्या बोलते हैं? रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। युक्ति युक्त विभेदीकरण। ओके। क्या अनुच्छेद 15 पढ़ते समय हमने युक्ति युक्त विभेदीकरण देखा था? कौन, कब, कौन से आर्टिकल में? 15 का 3 क्या कह रहा है? 15 का 3 कह रहा है कि राज्य स्त्री और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकेगी। वह विशेष प्रावधान किस आधार पर किया गया है? वो कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? रीजनेबल है। क्योंकि हम माने ना माने, महिलाओं के साथ पिछले कई सौ सालों से शोषण होता आ रहा है, और उन शोषण से उसको, महिला को उभारने के लिए हम रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। यहां तक समझ में आया? 16 एक क्या कह रहा है? प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। 16(2) क्या कह रहा है? कि राज्य प्रत्येक नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। केवल, इस केवल को पकड़ के रखना। कहां गया? इस केवल को पकड़ के रखना, क्योंकि केवल का मतलब है कि इसके अलावा राज्य विभेद कर सकता है, लेकिन वह विभेद कैसा होना चाहिए? युक्ति युक्त होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो। 16 का 3 क्या कह रहा है? देखो, सॉरी, संसद राज्य के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए निवासी के संबंध में विधि का निर्माण कर सकेगी। यानी कौन? अनुच्छेद 16(3) के तहत यह कहा गया है कि राज्य के अधीन सेवा में, किसके अधीन? राज्य के अधीन सेवा में नियुक्ति के लिए डोमिसाइल, डोमिसाइल की शर्त आरोपित कर सकती है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, कैसा है? कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की स्थितियां हो सकता है यूपी का निवासी ना समझ पाए। ठीक है। तो राज्य के अधीन सेवा में उन परिस्थितियों को सही से समझने के लिए, यानी हिमाचल प्रदेश की परिस्थितियां अलग होंगी कि नहीं होंगी? यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की स्थानीय समस्याएं,
अलग होंगी। इन स्थानीय समस्याओं को हिमाचल प्रदेश का निवासी अच्छे समझेगा कि यूपी का निवासी अच्छे समझेगा? हिमाचल का। इसलिए क्या कहा गया कि संसद डोमेसाइल की कंडीशन किसी किसी राज्य में आरोपित कर सकती है, लेकिन डोमेसाइल की कंडीशन लगाएगा कौन? कौन लगाएगा? यह शक्ति किसके पास दी गई है? संसद डोमेसाइल की कंडीशन अनुच्छेद 16(2) के बावजूद भी, देखो 16(2) में क्या लिखा था, कितने आधार थे? पहला, दूसरा, तीसरा जाति, चौथा लिंग, पांचवा जन्म स्थान, छठा उद्भव और सातवां निवास स्थान। इनके आधार पर विभेद नहीं करेगी। लेकिन 16(2) में क्या लिखा? विभेद नहीं करेगा। लेकिन 16(3) क्या कह रहा है? कर सकता है ना? कर सकता है, लेकिन क्या देखने के लिए? अगर स्थानीय समस्या कुछ है तो इस स्थानीय समस्याओं को यहां रहने वाला व्यक्ति ज्यादा अच्छे समझेगा वनस्पत यूपी के रहने वाले व्यक्ति को। ठीक है, तो संसद के पास ये शक्ति है कि वह राज्य के अधीन सेवा में नियुक्तियों के संदर्भ में डोमेसाइल की कंडीशन को आरोपित कर सकती है। ओके, इस मामले में एक केस आया था, समझो, यानी 16(3) के लिए एक केस आया और सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्गदर्शक सिद्धांत दिया। देखो हुआ था क्या था। एक है सोलापुर शिपिंग कंपनी लिमिटेड। ये एक फैक्ट्री है, कहां पर है? महाराष्ट्र में। सोलापुर स्पिनिंग कंपनी ने सोलापुर स्पिनिंग कंपनी ने अपने कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में नियोजन करने के लिए कुछ फॉर्म निकाले। उस फॉर्म को क्या सिर्फ सोलापुर वाले भरेंगे कि पूरे महाराष्ट्र के लोग भरेंगे? पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने भरा। प्रोसेस हुआ, टेस्ट लिया गया, इंटरव्यू लिया गया और टेस्ट इंटरव्यू लेने के बाद इस कंपनी ने सिर्फ सोलापुर के लोगों को ही क्या कर दिया? क्या कर लिया? नियुक्त कर लिया। सोलापुर स्पिनिंग कंपनी ने एक फॉर्म निकाला और नौकरी के लिए आवेदन दिए। नौकरी के लिए आवेदन करने वाले पूरे महाराष्ट्र के लोग थे। लेकिन जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो उसके बाद देखा कि सोलापुर स्पिनिंग कंपनी ने सिर्फ अपॉइंटमेंट किसको दी? सिर्फ सोलापुर के लोगों को, रहने वालों को। बाकी लोग, महाराष्ट्र के लोग क्या हुए? जॉब नहीं मिली इनको। इसके खिलाफ ये कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इन्होंने कहा कि इससे मेरे आर्टिकल 16 के 3 का क्या हो रहा है? उल्लंघन। क्यों हो रहा है? क्योंकि 16(3) में क्या लिखा है कि संसद राज्य के अधीन सेवा में नियुक्तियों में डोमेसाइल लगाएगी। ये कैसा है? ये जिला है। तुम राज्य के लिए डोमेसाइल अप्रूव करोगे ना, कि जिले के लिए? आपका अगर डोमेसाइल बनेगा तो यूपी का बनेगा कि संभल का बनेगा? मेरा डोमेसाइल बनेगा तो यूपी का बनेगा क्या कानपुर का बनेगा? यूपी का बनेगा। कानपुर का कोई मतलब नहीं ना। इन्होंने क्या किया? सोलापुर स्पिनिंग कंपनी ने क्या किया? नियुक्ति में सिर्फ किसको भर लिया? एक ही जिले के लोगों को। किसको? सोलापुर के लोगों को। बाकी महाराष्ट्र के अन्य जिलों को जॉब नहीं दी गई। इसके खिलाफ ये कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 16(3) राज्य के अधीन डोमेसाइल की बात करता है, ना कि। तो सोलापुर स्पिनिंग कंपनी द्वारा किया गया यह नियुक्ति अवैध है। फिर से प्रोसेस स्टार्ट करो और नए सिरे से सबको क्या करो? अपॉइंट करो। मेरी बात समझ में आई? ये केस याद रखना, कौन सा? सोलापुर स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा एक केस हुआ वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, वर्सेस महाराष्ट्र। कहां पर? 1987। ठीक है, 1987 में केस हुआ और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा कि 16(3) राज्य के अधीन सेवा में राज्य के लिए डोमेसाइल का प्रोसेस वो करेगी, ना कि जिले की। अतः सोलापुर स्पिनिंग कंपनी द्वारा किया गया यह कार्य क्या है? अवैध है, 16(3) के खिलाफ है। इसलिए पूरी नियुक्ति को क्या कर दिया गया? कैंसिल किया और एक नई सिरे से पूरे प्रोसेस को रीस्टार्ट करने की बात की गई। ठीक है।
16 1, 16 2, 16 3 समझ में आ गया। चलो 16 4 में आ जाओ। 16 4 कह रहा है कि यदि पिछड़े वर्ग का राज्य के अधीन सेवा में राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 16 4 क्या कह रहा है? यदि पिछड़े वर्ग का राज्य के अधीन सेवा में राज्य की राय में, किसकी राय में? राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाएगा। किसकी बात कर रहा है? पिछड़े वर्ग। पिछड़े वर्ग का आधार क्या है? कोई भी व्यक्ति पिछड़ा कब है? पिछड़ेपन का आधार क्या है? सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर यदि कोई व्यक्ति पिछड़ा है तो उसको क्या कहेंगे? पिछड़ा वर्ग। सामाजिक पिछड़ापन किसे कहोगे? सामाजिक पिछड़ेपन का मतलब है कि उस वर्ग को समाज में सम्मान पूर्वक दृष्टि से कभी नहीं देखा गया, उस वर्ग को समाज में सम्मानित इकाई के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। यानी उस व्यक्ति को समाज में हमेशा किस दर्जे में रखा गया? 2 दर्जे में। ऐसे वर्ग को क्या बोलेंगे? सामाजिक पिछड़ापन। शैक्षणिक पिछड़ापन किसको कहोगे? शैक्षणिक पिछड़ेपन का मतलब है जिसको शिक्षा में समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तो किसको नहीं मिला था? आजादी से पहले शिक्षा पर किसका अधिकार? क्या ओबीसी को समान शिक्षा दी गई? क्या एससी को शिक्षा का मौका दिया गया? क्या एसटी को स्कूलों में प्रवेश दिया गया? तो पिछड़े कौन हुए? यही हुए। इन्हीं पिछड़े पिछड़े वर्गों की बात कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 16 4। क्या करेगा? कौन देगा? राज्य उन्हें आरक्षण प्रदान करेगा। किसको? किसमें? राज्य के अधीन सेवा में। किसकी राय में? राज्य की राय में। राज्य की राय में यदि राज्य कहेगा कि ओबीसी वर्ग का एसडीएम की पोस्ट, एसडीएम मान लो कितनी पोस्ट है? 100 पोस्ट। तो राज्य बताएगा कि एसडीएम की 100 पोस्टों में ओबीसी या एससी या एसटी का क्या नहीं है? सफिशियंट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कृपया राज्य से अनुरोध करेगा। कौन? राज्य ही करेगा। राज्य मतलब इस राज्य को क्या मतलब है? इस राज्य का क्या मतलब है? इस राज्य का मतलब वही है आर्टिकल 12। यूपी मत समझना, यूपी एमपी नहीं है ये। इस राज्य का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में लिखा था, 6 चीजें। उनकी राय में राज्य के अधीन सेवा में यदि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें क्या दे दिया जाएगा? आरक्षण दे दिया जाएगा। समझ में आई? इससे जुड़े 2 मुद्दे थे, देखो थोड़ा सा। हाँ, इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक मार्गदर्शक सिद्धांत दिया था। क्या कहा था? क्या कहा था इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने? पहली चीज यह कहा कि ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया। पहला क्रीमी लेयर और दूसरा नॉन क्रीमी लेयर। और कहा गया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाए और सिर्फ आरक्षण किसको मिलना चाहिए? यह पहला सिद्धांत दिया। दूसरा क्या दिया? आरक्षण की व्यवस्था शुरुआती नियोजन में दिया जाना चाहिए, प्रमोशन में नहीं।
यानी इंदिरा साहनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जो देंगे वो हम शुरुआती नौकरी में देंगे, प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और तीसरा इन्होंने कहा था कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी, यानी कुछ परिस्थितियों को छोड़ दो तो आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, 50% से ज्यादा आरक्षण अवैध माना जाएगा। ठीक है, यानी इंदिरा साहनी के मामले में 3 सिद्धांत है। पहला, ओबीसी को 2 भागों में बांट दिया गया, एक क्रीमी लेयर और दूसरा, और कहा गया कि क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं देना चाहिए। दूसरा, आरक्षण की व्यवस्था को सिर्फ शुरुआती नौकरी में देना है, यानी आपको जब ज्वाइनिंग कराना है, आपके पेपर जब एग्जाम होगा उसमें आरक्षण है, लेकिन जब प्रमोशन होगा नौकरी में रहते हुए उसमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तीसरा, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अगर छोड़ दिया जाए तो आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होनी चाहिए, 50%। इस चीज को खत्म करने के लिए, किस चीज को, यानी आरक्षण को कहां रोका गया, अब आरक्षण प्रमोशन में भी लागू करने के लिए क्या किया गया, 16 के 4 में एक सब क्लॉज जोड़ा गया, 16(4)(a). कब जोड़ा गया, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में जोड़ा गया। कौन सा, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995। और कहा गया कि, क्या कहा गया, कि आरक्षण अब प्रमोशन में भी दिया जाएगा या लागू कर दिया जाएगा। समझ में आई बात, यानी इंदिरा साहनी के मामले को संशोधित करने के लिए संसद, भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, संविधान में 77वां संविधान संशोधन किया गया और एक नया क्लॉज जोड़ा गया, 16 का 4 में ए जोड़ा गया, और क्या कहा गया कि प्रमोशन में भी अब आरक्षण दिया जाएगा। तो वर्तमान की स्थिति क्या है, नौकरी में शुरुआती नौकरी में आरक्षण के साथ साथ आपको प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा। बात समझ आई, किसकी बात आई, यहां पे थोड़ा ठहराव है, समझो। अगर हम आरक्षण की बात करें तो भारत छोड़ो जहां जहां आरक्षण की व्यवस्था है, यानी विश्व के कई देशों में आरक्षण की व्यवस्था है, उसमें की बात करें तो आरक्षण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला, विशेष आरक्षण, और दूसरा सामान्य आरक्षण। ठीक है, इस विशेष आरक्षण के तहत, यार वो कट रहा है मेरे ख्याल से, यहां तक ना, ठीक है ना, विशेष आरक्षण के तहत किसको, फीमेल और डिसेबल्ड लोगों को आरक्षण दिया जाता है, और सामान्य आरक्षण के तहत ओबीसी, एससी और एसटी को। समझ में आई बात, यहां तक आ गया। 16 का 4 क्या कह रहा है कि यदि पिछड़े वर्ग का राज्य के अधीन सेवा में राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और 16 का 4 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया, 16 का 4(a), जिसमें क्या कहा गया, जिसमें इंदिरा साहनी के बात को संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा 77वां संविधान संशोधन किया गया, और क्या जोड़ दिया गया कि अब आरक्षण प्रमोशन में भी लागू होगा। यानी आरक्षण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। यहां थोड़ा समझो, विशेष आरक्षण के तहत किसको आरक्षण देना है, फीमेल और दिव्यांग को। सामान्य आरक्षण के तहत ओबीसी, एससी और एसटी को। अगर मान लो कोई दिव्यांग है, उसको सरकार अगर कोई व्हील चेयर दे दे तो इससे क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं ना। क्या इससे तुम्हारे अधिकारों को हनन किया गया, बल्कि उसके अधिकारों को थोड़ा बढ़ा दिया गया। उसके अधिकार को बढ़ाना क्या तुम्हारे अधिकारों को कम करना हुआ, तो ऐसे आरक्षण को क्या कहेंगे, क्या महिलाओं का शोषण होता आया है, उसके शोषण से उबारने के लिए अगर उसको कुछ चीजें दे दी जाए तो क्या इससे पुरुष को कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं। यानी ये जो आरक्षण है, कौन सा, ये आरक्षण हम कैसे कहेंगे, इसको हम
अफर्मेटिव एक्शन कहेंगे। इसको आरक्षण ना के क्या कहेंगे? सकारात्मक कार्यवाही। दिव्यांग को बैसाखी देना या व्हील चेयर देना उसके लिए क्या है? ताकि वो अपने जीवन को एक बराबर के लेवल पे ले आए, किसके? अन्यों के। और आपके जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहे। ठीक है, ये क्या बुरा था कि अच्छा था? दिक्कत कहां पर है? यहां पर है। चलो वो अलग बात है, वो मुद्दा अलग है, डिबेट से बाहर है, हमें करना भी नहीं है। हमें सिर्फ क्या जानना है? आरक्षण के कितने प्रकार? पहला और दूसरा, इसी को बोलते हैं हाँ क्षैतिज आरक्षण, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। बात समझ में आई? तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत हमने किसको दिया? जाति के आधार पर आरक्षण दिया है। और क्षैतिज आरक्षण के तहत हमने किसको दिया है? फीमेल और दिव्यांग को। ठीक है, जिनका शोषण हो रहा है, जिनको वाकई जीवन जीने में दिक्कत है, उनको हमने सकारात्मक कार्रवाई देते हुए उनके जीवन को बेहतर करने का प्रयास। अच्छा है ना? कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। देखो 16 का 4 बी, इसको अटल बिहारी की सरकार में 2000 में जोड़ा गया। यानी 16 का 4 ए और 16 का 4 बी क्या मूल संविधान में थे? नहीं थे। इनको 77वें संविधान संशोधन के तहत ए जोड़ा गया और 81वें संविधान संशोधन के तहत बी जोड़ा गया। इसमें कौन किसकी सरकार है? अटल जी की सरकार। देखो इसमें क्या था, थोड़ा समझो फिर समझाएंगे। मानो आपने यूपीएससी का फॉर्म आया, आ गया। इस यूपीएससी के फॉर्म में वैकेंसी शो हुई और इसके तहत बताया गया कि ओबीसी की वैकेंसीज कितनी है? 75। एससी की वैकेंसी कितनी है? और एसटी की वैकेंसी कितनी है? 50। फॉर्म भरे गए, ओबीसी वालों ने फॉर्म भरे, एससी वालों ने फॉर्म भरे और एसटी वालों ने फॉर्म भरे। पूरा प्रोसेस हुआ यूपीएससी का, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ। और इन 75 में से सीटें से भरी गई, खाली कितनी रह गई? 15 सीटें क्या हो गई? वैकेंट रह गई। इसी तरह से एससी की सीटों में कितनी सीटें भरी निकली? 60 आई। 50 योग्य मिले, कितनी बची? 10 सीटें क्या रह गई? वैकेंट। इसी से एसटी की सीटें कितनी थी? 50। इनको 45 लोग मिल गए, कितनी सीटें बाकी हो गई? ठीक है, ये जो खाली सीटें बच गई, जो खाली सीटें बच गई उनको अगले साल, यानी ये 2025 की बात करो, अगले साल 2026 के फॉर्म जब आएगा यूपीएससी का, उसमें ये सीटें जोड़ दी जाएंगी। इसी को कौन सा नियम जानते हैं हम, किस नाम से? कैरी इट फॉरवर्ड का सिद्धांत या अग्रनयन का सिद्धांत। यह सिद्धांत किस पर आरोपित है? सिर्फ और सिर्फ सामान्य आरक्षण पर। यह सिद्धांत, कैरी इट फॉरवर्ड का सिद्धांत, विशेष आरक्षण पर लागू नहीं होगा। देखो जैसे पीसीएस का फॉर्म आया है, ठीक है, पेपर कब है? 12 अक्टूबर को। मान लो इसमें फीमेल की सीटें हैं 200, एग्जाम्पल है, पता नहीं कितनी है, मान लो कितनी वैकेंसी है। यानी यूपी पीसीएस के प्री मेंस इंटरव्यू के बाद इन 200 महिलाओं में कितनी सीटें भर दी गई? 180 महिलाएं मिल गई, कितनी बाकी रह गई? 20 महिलाओं की सीट क्या रह गई? वैकेंट। अगले साल, कब?
अगले साल यूपीपीसीएस के पेपर में या एग्जाम में ये वैकेंट सीट नहीं जोड़ी जाएंगी। समझ में आई? इसी तरह से हो सकता है 40 सीटें किसके लिए हो? दिव्यांग के लिए, जिनमें से 30 सीटों में लोग मिल गए। बाकी कितने? ये 10 सीटें इस 2026 के एग्जाम में नहीं जोड़ी जाएंगी। तो कैरीड फॉरवर्ड का नियम किस पर लागू होगा? रट लेना, सामान्य आरक्षण पर, यानी जाति आधार पर जो आरक्षण दिया गया, कौन सा? ओबीसी, एससी, और उनके लिए कैरीड फॉरवर्ड का नियम लागू होगा। सामान्य आरक्षण में कैरीड फॉरवर्ड का नियम लागू होगा, विशेष आरक्षण में कैरीड फॉरवर्ड का नियम नहीं लागू होगा। इसको कहां जोड़ा गया? आई बात समझ में? पक्का? श्योर? किसमें, किस संविधान संशोधन के तहत? 81वां, यानी कब की बात है? 2000। ठीक है, पक्का? 16 का 5। इस अनुच्छेद के बावजूद भी धार्मिक संस्थानों में नियुक्तियों के लिए विशेष धर्म के लोगों को वरीयता दी जाएगी। जैसे कोई मंदिर है, इस मंदिर में महंत के रूप में कोई नौकरी कर रहा होगा, ट्रस्ट के रूप में। उस ट्रस्ट में कितने लोग होंगे? मान लो 20 लोग हैं। इस 20 लोग में किस धर्म के लोग होंगे? हिंदू ही होंगे ना। अब कोई मुस्लिम कहे कि हमें अनुच्छेद 16 का यूज करते हुए मंदिर में भी नौकरी क्या दी जाएगी? कौन कह रहा है? मदरसे में, मदरसे में जो मदरसे का संचालन करता है, जो प्रशासन संभाल रहे हैं, वो कौन है? मुस्लिम। क्या कोई हिंदू कह सकता है कि हमें मदरसे में नौकरी दो? तो 16 का मतलब ये नहीं है कि लोक नियोजन अफसर है, लेकिन लोक नियोजन अफसर के तहत हम 16(5) हमें यह कह रहा है कि धार्मिक संस्थानों में हम 16(2) का यूज नहीं करेंगे। 16(2) क्या कह रहा है? कि राज्य प्रत्येक नागरिक को केवल धर्म, धर्म के आधार पर विभेद, लेकिन 16(5) कर दिया ना। समझ में आई? कहां के लिए बात की गई है? धार्मिक संस्था। पक्का? 16(6) देखो, मूल संविधान में नहीं था, इसको कब जोड़ा गया? 2019 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्या कह रहा है? कि ओबीसी, एससी, एसटी के अलावा आर्थिक रूप से पिछड़ा कौन सा वर्ग बचा? जनरल। आर्थिक रूप से अगर ये पिछड़े हैं तो इनको 10% का आरक्षण कहां पर? नियोजन में। नौकरियों में ईडब्ल्यूएस के तहत कितना परसेंट आरक्षण है? किसके तहत? 16(6). तो 15 का 4 भी आरक्षण दे रहा है, 15 का 5 भी दे रहा है, 15 का 6 भी दे रहा है, और 16 का 4 भी दे रहा है, 16 का 5 भी दे रहा है, 16 का 6 दे रहा है। लेकिन आरक्षण कहां दे रहा है? 15, अनुच्छेद 15 का आरक्षण कहां दे रहा है? अनुच्छेद 15 का जो आरक्षण है वो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है, और 16 का आरक्षण कहां है? नियोजन में। बात समझ में आई? आरक्षण की बात दोनों ही अनुच्छेद कर रहे हैं, लेकिन 15 अनुच्छेद कहां पे आरक्षण की बात कर रहा है? शैक्षिक संस्थानों में। और 16 वाला अनुच्छेद कहां की बात कर रहा है? नियोजन में। पक्का? समझ में आया? तो 16 का 1, फिर से देखो, 16 का 1, प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। 16 का 2, राज्य प्रत्येक नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यानी केवल इनके आधार पर नहीं करेगा ना, इसके अलावा विभेद कर सकता है? विभेद कर सकता है, लेकिन वह विभेद कैसा होगा?
वह विभेद होना चाहिए, वह विभेद रीजनेबल होना चाहिए। 16 का 3, संसद राज्य के अधीन सेवा में निवास के तौर पर कोई भी विधि बना सकती है, यानी डोमिसाइल की कंडीशंस को लागू कर सकती है। कहां पर? किसी भी राज्य में। कौन लागू करेगा? संसद करेगा। 16 का 4 कह रहा है यदि पिछड़े वर्ग का राज्य की अधीन सेवा में राज्य की राय में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उन्हें आरक्षण देगा। पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब क्या मतलब है? राज्य के अधीन सेवा में ना, राज्य की राय मतलब बताएगा कौन? राज्य ही बताएगा राज्य के अधीन सेवा में। ठीक है। 16 का 4 ए क्या कह रहा है? 16 का 4 ए इंदिरा साहनी में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को संशोधित करने के लिए सरकार द्वारा लाया गया। कब लाया गया? 77वें संविधान संशोधन 1995 में। और कहा गया कि जो प्रमोशन है, सॉरी, जो आरक्षण है वो शुरुआती नौकरियों के साथ साथ प्रमोशन में भी दिया जाएगा। 16 का 4 बी क्या कह रहा है? 16 का 4 बी कैरीड फॉरवर्ड के सिद्धांत की बात कर रहा है। कैरीड फॉरवर्ड का सिद्धांत समझते हुए हमने क्या पढ़ा? आरक्षण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक विशेष आरक्षण, दूसरा सामान्य आरक्षण। विशेष आरक्षण के तहत किसको आरक्षण देना है हमें? महिलाएं और दिव्यांग को। और सामान्य आरक्षण के तहत जो पिछड़ा वर्ग है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो। विशेष आरक्षण में कैरीड फॉरवर्ड का नियम नहीं लागू होगा, जबकि सामान्य आरक्षण के तहत कैरीड फॉरवर्ड का नियम लागू होगा। यह मूल संविधान में नहीं था, इसको 81वें संविधान संशोधन के तहत 2000 में जोड़ा गया। 16(5) क्या कह रहा है? कि अनुच्छेद 16 के बावजूद भी धार्मिक संस्थानों में विशेष वर्ग को वरीयता दी जाएगी। जैसे अगर कोई मंदिर में कामकाज के लिए किसी को नियुक्त रखना है तो वो महंत या पंडित ही होगा। इसमें कोई मुस्लिम नहीं कहेगा कि इससे मेरे 16 का उल्लंघन हो रहा है। मस्जिद में किसी को नियुक्त रखना है तो वो मुस्लिम होगा, हिंदुओं को नियुक्त नहीं किया जाएगा। 16 का 6 क्या कह रहा है? ओबीसी, एससी, एसटी के अलावा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को तो कौन बचा? जनरल, उनको कितना परसेंट? 10%। आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं कौन? कौन ईडब्ल्यूएस के तहत नहीं आएगा? इनमें से कौन ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर है? हाँ, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय कितनी है? 8 लाख से ऊपर है, वो इस ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर माने जाएंगे। पहली शर्त। दूसरी क्या है? शहरी क्षेत्र में, शहरी अधिसूचित क्षेत्र में कितने का प्लॉट? कितना प्लॉट? और गैर शहरी अधिसूचित क्षेत्र में कितना है? देख लेना, याद नहीं है। ठीक है। तो 16 का 1 से लेकर 6 तक हमने पढ़ा। अब कल होगी डिस्कस किस पर? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता पर। ठीक है, चलो मिलते हैं। ओके, बाय।